नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपा तलरेजा, मातृत्व फर्टिलिटी क्लिनिक जयपुर से। आज हम बात करने जा रहे हैं पीसीओडी या पीसीओएस, एक कॉमन कंडीशन जिसे हम अक्सर सुनते हैं। तो आज हम देखेंगे कि ये कंडीशन क्या होती है, ये एक फीमेल को कैसे अफेक्ट करती है और इसे कैसे ट्रीट किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि पीसीओडी या पीसीओएस क्या होता है। तो आपने बहुत कॉमनली सुना होगा कि कई बार जो फीमेल्स हैं वो हमारे पास आती हैं और कभी कभी वो अपने आप ही कहती हैं कि डॉक्टर मुझे पीसीओडी की परेशानी है। तो हमें ये सबसे पहले समझना पड़ेगा कि सेल्फ डायग्नोसिस हमें नहीं बनानी है, हमें एक्चुअली में जानना है कि कोई महिला पीसीओडी से ग्रसित है या नहीं। तो सबसे पहली बात आती है कि पीसीओडी या पीसीओएस को डायग्नोस कैसे करते हैं। तो देखिए, इसकी डायग्नोसिस के लिए 3 क्राइटेरियाज होते हैं जिन्हें रॉटरडम्स क्राइटेरिया कहते हैं। इस क्राइटेरिया में सबसे पहला जो क्राइटेरिया होता है वो होता है मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी, यानी कि माहवारी की अनियमितता। ये अनियमितता ज़्यादातर केसेस में डिलेड पीरियड्स के रूप में होती है, यानी कि महिलाएं या फिर कई बार यंग गर्ल्स हमारे पास ये कंप्लेन लेके आती हैं कि उन्हें पीरियड्स डिलेड आते हैं, कभी कभी 2 to 3 मंथ्स तक भी नहीं आते, और कभी कभी ऐसी महिलाओं को स्पॉन्टेनियस मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है, उन्हें कुछ मेडिसिन का सहारा भी लेना पड़ता है। तो ये तो हो गया पहला सिम्टम मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी के फॉर्म में। डिलेड पीरियड के साथ साथ कुछ और परेशानी भी कभी कभी होती है, जैसे कि फ्लो का कम आना या फिर कभी कभी हैवी ब्लीडिंग का होना या फिर कभी कभी कंटिन्यूस ब्लीडिंग का होना। ये सारे सिम्टम्स भी इसके अंदर आते हैं। सेकेंड जो क्राइटेरिया होता है वो होता है एंड्रोजन्स, यानी कि मेल हार्मोन का एक्सेस में होना, जिसे हम हाइपर एंड्रोजनिज्म कहते हैं। ये जो होता है 2 रूप में हम देख सकते हैं। सबसे पहला होता है क्लिनिकल फीचर्स के फॉर्म में, यानी कि जो फीमेल है उसे मेल हार्मोन एक्सेस होने के सिम्टम्स मौजूद होते हैं, जिसमें कॉमन होता है हेयर ग्रोथ एक्सेस में होना, जो कि फेशियल हेयर के रूप में हो सकती है या फिर बॉडी के अदर पार्ट्स में भी हेयर ग्रोथ एक्सेस में होती है। कोर्स थिक हेयर, इस तरह की कंप्लेंट्स कई बार फीमेल्स की होती है। और सेकंड जो होते हैं बायोकेमिकल फॉर्म में एंड्रोजन्स का एक्सेस में होना, यानी कि जब हम ब्लड टेस्ट में कराते हैं तो हमें इन हार्मोन्स का लेवल हाई मिलता है। ये तो हो गया सेकंड क्राइटेरिया। जो थर्ड क्राइटेरिया होता है उसे हम बोलते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन मॉर्फोलॉजी, यानी कि जब हम अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं तो हमें पॉलीसिस्टिक ओवरीज वहाँ पर आइडेंटिफाई होती हैं, जिसके भी कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, जैसे कि अगर ईच ओवरी में मोर देन 10 पेरिफेरल फॉलिकल्स का मौजूद होना या फिर ईच ओवरी का वॉल्यूम मोर देन 10 ml होना। ये अगर क्राइटेरियाज फुलफिल होते हैं सोनोग्राफी पे। इसके अलावा कुछ और भी होते हैं, जैसे कि स्ट्रोमल थिकनेस, अगर ये सब क्राइटेरियाज फुलफिल होते हैं तो उसे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन मॉर्फोलॉजी कहते हैं। अब इन 3 क्राइटेरियाज में से अगर कोई महिला 2 क्राइटेरियाज फुलफिल करती है तो उन्हें पीसीओडी या फिर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज जिसे हम बोलते हैं, या फिर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के पेशेंट के रूप में हम डायग्नोस करते हैं। तो इसमें आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कई बार कई महिलाओं की रिपोर्ट में पॉलीसिस्टिक ओवेरियन मॉर्फोलॉजी या फिर पॉलीसिस्टिक ओवरी मेंशन होता है सोनोग्राफी की रिपोर्ट में। तो वो महिला ये सोचती है कि मुझे पीसीओडी की परेशानी हो गई है। तो हमें ये देखना बहुत ज़रूरी है कि पॉलीसिस्टिक ओवरी एक अलग कंडीशन है, और जब इसके साथ क्लिनिकल सिम्टम्स एसोसिएट हो जाते हैं, एक ग्रुप ऑफ स्पेक्ट्रम आ जाता है, तब हम उसे बोलते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। ये तो बात हो गई डायग्नोसिस की। अब हम इसके बारे में इतनी बात क्यों करते हैं? तो जैसा कि मैंने बताया कि ये कुछ जो सिम्टम्स मैंने डिस्कस किए, इसके अलावा पीसीओडी जो है अलग समस्याओं के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसमें एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होती है वेट गेन। ज़्यादातर जो पीसीओडी की महिलाएं हैं उनमें ओबेसिटी एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होती है, हालांकि कुछ लीन पीसीओएस पेशेंट भी होते हैं। वेट गेन के अलावा और भी कुछ परेशानियां होती हैं, जैसे कि एक्ने की परेशानी, मुहासों की परेशानी, हेयर लॉस का होना फीमेल्स में, इनफर्टिलिटी यानी कि निसंतानता, जिसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे, ये भी पीसीओडी के साथ एक कॉमनली एसोसिएटेड प्रॉब्लम है। आपको मैं ये बता दूं कि जो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज है यह कोई बीमारी नहीं है, बल्कि ये एक मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस है। इसीलिए ऐसे पेशेंट्स कई बार मेटाबॉलिक सिंड्रोम से भी ग्रसित होते हैं, और इनमें जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स की वजह से आगे जाके कुछ डिसीजेस होने का भी रिस्क रहता है, जिसमें डायबिटीज मेलाइटस एक कॉमन प्रॉब्लम है। सेकेंड होती है कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस, यानी कि हार्ट डिसीजेस के लिए भी ये मरीज प्रोन होते हैं। तो इसीलिए जैसा कि मैंने बताया कि ये एक बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ डिसीज है, जो छोटे छोटे सिम्टम्स से लेके कई आगे की परेशानियों के लिए भी जिम्मेदार होता है। इसीलिए इसे समझना और इसे ट्रीट करना जरूरी होता है। तो अब ये बात आती है कि पीसीओडी में
जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम है ये क्यों होती है? तो देखिए, जैसा मैंने बताया, ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसमें जो बेसिक पैथोलॉजी होती है वो होती है इंसुलिन रेजिस्टेंस का होना। इसकी वजह से इन महिलाओं में क्या होता है, जो मेल हार्मोन की एक्सेस की वजह से हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाता है, और ऐसी महिलाओं में जो ओव्यूलेशन है, यानी कि अंडा बनना और अंडे का ओव्यूलेट होना, ये एक समस्या काफ़ी कॉमन होती है। इसी की वजह से इनमें जो पीरियड्स हैं वो डिलेड हो जाते हैं, इरेगुलर हो जाते हैं, और यही एक कारण होता है जो इन महिलाओं में इनफर्टिलिटी का भी रीज़न बनता है। तो अब ये बात आती है कि पीसीओडी के मरीज को ट्रीट कैसे किया जाए। तो देखिए, जब हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो हमें ये देखना पड़ेगा कि मरीज की प्रोफाइल क्या है और उसकी ट्रीटमेंट की नीड क्या है। जैसा कि अगर मैं बात करूँ, ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ डिसऑर्डर है जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की महिलाओं को अफेक्ट करता है। यानी कि एक ग्रुप ऑफ पेशेंट्स हमारे पास आता है जिसमें यंग एडोलेसेंट गर्ल्स हैं, जिनकी ज़्यादातर कंप्लेंट्स उनके द्वारा या उनकी मदर्स के द्वारा जब हमारे पास वो आती हैं तो ये बताई जाती है कि डॉक्टर, ये जो फीमेल है, जो गर्ल है, यंग एडोलेसेंट गर्ल, ये पीरियड्स की समस्या से परेशान है। यानी कि इन्हें पीरियड्स काफ़ी डिलेड आते हैं, कभी कभी 3 से 4 मंथ्स तक भी ये मेंस्ट्रुएट नहीं करती हैं। तो अगर इस प्रोफाइल का पेशेंट हमारे पास आता है तो वहाँ पर हमें मेंस्ट्रुअल करेक्शन के लिए उन्हें ट्रीट करना पड़ता है। जो दूसरा स्पेक्ट्रम होता है वो होता है फीमेल जो इनफर्टिलिटी की समस्या से जूझ रही हैं। तो देखिए, ट्रीटमेंट के बारे में बात करने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि जो पीसीओडी का सबसे पहला स्टेप ऑफ ट्रीटमेंट है वो है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। यानी कि जो उन्हें अपना लाइफस्टाइल को रेगुलराइज करना है, और सबसे इम्पॉर्टेंट वेट रिडक्शन उसमें सबसे पहला फैक्टर आता है। तो किसी भी एज ग्रुप की महिला है, उन्हें सबसे पहले समझाना है कि आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन फर्स्ट स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। अब इसके अंदर क्या आता है? इसके अंदर आता है एक रेगुलर जो एक वेट मेंटेन करने के लिए एक हेल्दी डाइट का होना और एक रेगुलर एक्सरसाइज का होना। हेल्दी डाइट की अगर हम बात करें तो लो कार्बोहाइड्रेट, हाई प्रोटीन डाइट, हाई फाइबर्स डाइट है जो उन्हें एडवाइस की जाती है। और अगर एक्सरसाइज की बात करें तो देखिए, हमें उन्हें ये बताना है कि ये एक्सरसाइज एक रेगुलर फॉर्म में होनी चाहिए। और वेट रिडक्शन की जब भी हम बात करते हैं तो पीसीओडी के पेशेंट्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें उन्हें बतानी पड़ती है कि जो ये वेट रिडक्शन होता है ये ग्रेजुअल हो, परंतु ये सस्टेन्ड होना चाहिए। कई बार हमने देखा है कि कुछ फीमेल्स बहुत विग्रस वेट रिडक्शन करती हैं और कुछ समय बाद वो फिर से वेट गेन होने लगता है, जिससे जो उनका मेटाबॉलिक करेक्शन होता है वो सारी चीज़ें रिवर्स हो जाती हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं हो पाता है। तो वेट रिडक्शन ग्रेजुअल एंड सस्टेन होना एक इम्पॉर्टेंट है। तो एक आइडियल डाइट, एक हेल्दी डाइट और एक रेगुलर एक्सरसाइज उसके लिए इम्पॉर्टेंट होती है। अब अगर हम बात करें मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ के करेक्शन की, तो देखिए, जब यंग एडोलेसेंट गर्ल्स हमारे पास आती हैं तो फर्स्ट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो होता है कुछ हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, जिन्हें हम बोलते हैं, जो साइकिल्स को रेगुलराइज करने के लिए दी जाती हैं डॉक्टर्स के द्वारा। साथ ही साथ कभी कभी एडजुवेंट मेडिसिन जिन्हें हम बोलते हैं, जैसे कि मेटफॉर्मिन के रूप में या फिर मायोएनोसिटोल्स के रूप में, जो कि इंसुलिन सेंसिटाइजर्स जिन्हें बोला जाता है, यह भी डॉक्टर्स इन पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं। जैसा कि मैंने आपने बताया कि इंसुलिन रेजिस्टेंस एक बेसिक जो एक मैकेनिज्म इसके पीछे जिम्मेदार होता है, उसे ट्रीट करने के लिए ये एड-ऑन्स भी कभी कभी किए जाते हैं। जब हम बात करते हैं इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स की, तो इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स को स्टेप बाय स्टेप पीसीओडी के मरीज में हमें ट्रीट करना पड़ता है, जहाँ पर कुछ ओव्यूलेशन इंड्यूसिंग मेडिसिन दिए जाते हैं, कभी कभी कुछ हमें इंजेक्शंस का सहारा लेना पड़ता है, कभी कभी एक सर्जिकल प्रोसीजर जिसे लैप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग कहते हैं उसका सहारा लेना पड़ता है, और अगर सभी मेथड्स फेल हो जाते हैं तो टेस्ट ट्यूब बेबी या फिर आईवीएफ के द्वारा भी इन मरीजों की ट्रीटमेंट किया जाता है। तो ये बात हो गई आज पीसीओडी के बारे में, जिसे हम बहुत कॉमनली सुनते हैं। तो इसके लिए डिटेल में जानना, उसे समझना और उसका ट्रीटमेंट जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको पीसीओडी के बारे में कई चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर कुछ क्वेरीज हैं तो आप हमारे चैनल के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।